मैं राजकुमार, लेक्चरर गवर्नमेंट कॉलेज पॉलिटेक्निक गाजियाबाद से आज आपके सामने इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ये हमारा टॉपिक रहेगा। जब विद्युत धारा चालक या तार में बहती है तो उससे दो तरह के प्रभाव देखे जाते हैं। एक पहला प्रभाव होता है, जो फर्स्ट इफेक्ट है वो है हमारा हीट हो जाने का। चालक जो होता है हीट होता है। ये हीट कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो इसी हीट कैसे डेवलप होती है वायर में, कंडक्टर में, और इससे का हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसी विषय में हम आज पढ़ेंगे। तो हम इस आगे बढ़ते हैं अपने इसमें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने परिचय रख रहा हूँ। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ वाइडली यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। जो इलेक्ट्रिक करंट जब वायर्स में बहती है या अप्लायंस में बहती है तो उससे जो हीट डेवलप होती है उसका बहुत हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा योगदान है। तो उसका क्या क्या योगदान है आगे देखिए। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, कैटल्स, टोस्टर, हीटर, ये सभी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होती है तो ये अप्लायंस के अंदर कुछ हीट होता है और उस हीट का हम डायरेक्टली अपने लिए यूज़ करते हैं। आर यूज्ड एज अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल मेथड फॉर कुकिंग एंड इन लॉन्ड्री सिस्टम। द सेम इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। जैसे आप पहले बल्ब्स थे हमारे यहाँ पर, तो बल्ब्स के अंदर भी जो कुछ हीट होती थी और उस हीट से ही फिर हम लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी हम रिसीव करते थे, मिलती थी हमें, विच इज़ द अल्टरनेटिव ऑफ कन्वेंशनल लैम्प्स। दीज डिवाइसेज हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड ओवर द ईयर्स। आप जानते ही हैं कि जो ये बल्ब है हमारे पूरे वर्ल्ड को अनेकों सालों से परिवर्तन ला रहा है हमारे आसपास। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन। आज के इस लेक्चर में हम लोग के हीटिंग इफेक्ट से क्या मीनिंग है ये जानेंगे और साथ में इसका कुछ उपयोग क्या क्या हो सकता है वो सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे जो फार्मूला ऑफ हीटिंग इफेक्ट का फार्मूला क्या हो सकता है, सूत्र क्या है इसका। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर इट जनरेट्स हीट ड्यू टू हिंड्रेंस कॉज्ड बाय द कंडक्टर to the flow current to the flowing current. The work done in overcoming hindrance to get to the current generates heat in the conductor. इसका मीनिंग है कि जब करंट किसी कंडक्टर, किसी चालक में बहती है तो उससे हीट डेवलप होती है। और हीट डेवलप क्यों हुई है, क्योंकि जब करंट बहती है, करंट बहने का मीन्स चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं, तो उनकी हिंड्रेंस होती है, उनकी टकरें होती हैं कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर, और उससे ये हीट डेवलप होती है। क्योंकि जब टक्कर होती हैं चालक के अंदर, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं कंडक्टर्स में, तो उनसे इसकी टकरें होती हैं और उन टकरों में उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस तो होती है, लेकिन बदले में वो किसी और दूसरी एनर्जी के रूप में दिखाई देती है, और जिस एनर्जी के रूप में दिखाई देती है उसे ही हम हीट एनर्जी बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब चार्ज फ्लो होता है, करंट बहती है, तो चार्ज के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी होती है। इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। लेकिन जब ये चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स ये बहते हुए जब किसी कंडक्टर में पहुंचते हैं तो वहाँ पर इनकी को रुकावट आती है, इनकी अनेकों टकरें होती हैं वहाँ पर, जो भी पॉजिटिव आयंस हैं उनके साथ में। और जब टकरें होती हैं तो उन टकरों के कारण जो उसकी एनर्जी है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह रहे थे, उस एनर्जी वो वहाँ पर खर्च करते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपनी। लेकिन हम ये भी जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से कि एनर्जी अपने यदि एक रूप में किसी एक रूप को खोती है तो बदले में दूसरा रूप पा लेती है। तो इसी कारण से यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टकरों में लॉस होती है तो बदले में वो एक नई एनर्जी के रूप में दिखाई देगी, और इस नई एनर्जी को हम हीट एनर्जी कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी आर द बोथ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के ही दो रूप हैं। तो एनर्जी ख़त्म नहीं हो रही है। एक प्रकार की एनर्जी आ रही थी, और जब वो
हमने उसे बोला कि हाँ खर्च हो गई, तो वो बदले में दूसरे एनर्जी के रूप में दिखाई देने लगी, और यही एनर्जी फिर हमारी हीट एनर्जी बन जाती है। तो इस सब की स्टडी सबसे पहले जूल ने 1941 में की थी। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट वाज स्टडीड एक्सपेरिमेंटली बाय जूल्स इन 1941। जूल्स ने की थी, और अनेकों एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले, और कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा थे जो उन्होंने सबके सामने रखे। उन सब के अनुसार उन्होंने बताया कि जब ये करंट बहती है किसी, या आवेश जब बहते हैं किसी चालक में, किसी कंडक्टर में, तो जो करंट होती है, जो करंट का जो स्क्वायर होता है, उसके अनुसार हीटिंग इफेक्ट बढ़ता है। मीन्स यदि करंट का मान बढ़ेगा तो हीट एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन वो इस स्क्वायर के रूप में बढ़ेगी। स्क्वायर का मीनिंग होता है ज़्यादा बड़ी, और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो जिस चालक में जिस कंडक्टर में ये करंट फ्लो कर रही है, उसकी वहाँ पर हिंड्रेंस क्या है, वहाँ पर रुकावट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। यदि ये रेजिस्टेंस बढ़ता है तब भी हीट एनर्जी ज़्यादा बढ़ती है। और तीसरा समय है ही कि जितने समय तक ये करंट फ्लो होगी, उस कारण से भी करंट ज़्यादा टाइम तक बहने से भी हीटिंग एनर्जी जो होगी ज़्यादा होगी। तो कुल मिला के जूल्स ने अपने प्रयोगों में ये पाया कि हीट एनर्जी जो होती है, डेवलप होती है किसी भी चालक में, उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ज़्यादा होगी यदि करंट बढ़ेगी, कम होगी यदि करंट कम होगी। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट एनर्जी कम होगी। इसी प्रकार ज़्यादा समय के लिए यदि करंट बहेगी तो हीट एनर्जी ज़्यादा होगी, कम समय के लिए बहेगी तो कम हीट एनर्जी होगी। जब जहाँ पर ऐसा रिलेशन होता है, जहाँ पर एक फैक्टर बढ़ने से दूसरा फैक्टर भी बढ़ता है, तो उसे हम प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो इसलिए एच जो होता है हमारा हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो हीट एनर्जी करंट के साथ तेज़ी से बढ़ती है, इसलिए इसको एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर बोलते हैं। हीट एनर्जी रेजिस्टेंस के साथ बढ़ती है तो इसलिए एच प्रोपोर्शनल टू आर बोलते हैं। हीट एनर्जी टाइम के साथ भी बढ़ती है तो इसलिए उसको एच प्रोपोर्शनल टू टी बोलते हैं। यदि हम तीनों को एक साथ मिलाया जाए तो तब इसका फार्मूला बनता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो एच यहाँ पर क्या है, एच है हीट एनर्जी, और आई जो है किसी कंडक्टर में बहने वाली करंट है, लेकिन यहाँ पर उसका स्क्वायर लिया गया है। रेजिस्टेंस उस चालक या उस कंडक्टर की जो रुकावट, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो है, और टाइम टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हीट एनर्जी जो डेवलप होती है करंट फ्लो होने से किसी कंडक्टर में, तो उसका एच का फार्मूला आई स्क्वायर आर टी होता है। अब हम नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को थोड़ा सा दोबारा से जानते हैं, थोड़ा सा और इसको स्टडी करते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर, द कंडक्टर बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम एंड प्रोड्यूस हीट। ये जो बात बताई जा रही है आपको, ये बता रहे हैं जब हीट एनर्जी डेवलप होती है तो हम क्या देखेंगे वहाँ पर। किसी चालक में जब करंट फ्लो होती है तो हमें वहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है। तो जब करंट फ्लो हो रही है तो वो चालक में हीट डेवलप होने से वो धीरे धीरे गर्म होगा। दिस हैपन्स ड्यू टू द conversion of some electrical energy passing through the conductor into the heat energy. This effect of electric current is called the heating effect of the current. In simple language, कि जब किसी कंडक्टर में करंट बहती है और करंट बहने से वो तार गर्म होने लगे, इस प्रभाव को, इलेक्ट्रिक करंट के इस प्रभाव को हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो जब यदि सिंपल ये पूछा जाए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, तो हम क्या डिफाइन करेंगे कि किसी चालक में, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो, और करंट फ्लो होने से वो चालक, वो कंडक्टर कुछ समय बाद गर्म होने लगे या उसका टेम्परेचर बढ़ने लगे, तो हम कहेंगे कि करंट के फ्लो होने से वो कंडक्टर हीट हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। तो ये दोबारा से मैंने आपके सामने इसकी डेफिनेशन रखी या इसकी एक्सप्लेन करा इसको। अब जो ये फार्मूला बना था, अभी पीछे मैंने बात करी थी एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो इसको देखिए कैसे बना था। टू कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड बाय इन ए कंडक्टर, हम इसको थोड़ा ड्राइव कर रहे हैं। जैसे अगर हमें देखना है कि ये एक कंडक्टर लेते हैं हम, ए बी कंडक्टर, और उसमें उसका रेजिस्टेंस आर है और टी समय के लिए उसमें आई करंट फ्लो कर रही है, और उसके दोनों स्लों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है, वो वी है। तो
तब उस स्थिति में यदि हमें हीट एनर्जी जो बनी है वो क्या होगी, अगर इसका फार्मूला पता करना है तो अभी हमने पीछे जाना था कि हीट एनर्जी जो होती है जब चार्ज फ्लो करता है तो फ्लो करने पर जो उसकी हिंड्रेंस रुकावट को दूर करने में जो एनर्जी खर्च होती है उसको हम हीट एनर्जी के रूप में हमें दिखाई देती है। तो दूसरे लैंग्वेज में हम जानते हैं कि एनर्जी को कभी भी हमें ड्राइव करना हो, एक्सप्लेन करना हो तो हम वर्क के रूप में डिफाइन करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन या चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है तो उनको उस रुकावट को दूर करने में कार्य किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है। तो वर्क कितना है? तो इसलिए अगर हमें हीट एनर्जी का फार्मूला निकालना है तो हमें वो पहले वर्क का फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो वर्क जो फार्मूला होता है, वर्क के दो फार्मूले होते हैं। एक होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई, बल और विस्थापन की गुणा। ये होता है हमारा मैकेनिक्स में। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं या करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तब वहाँ पर वर्क का फार्मूला ये ना होकर तब होता है क्यू एंड वी की मल्टीप्लाई, अर्थात चार्ज और पोटेंशियल का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की जाए तो हम देखते हैं कि w इक्वल टू क्यू वी। तो इसलिए जो हीट एनर्जी बन रही थी वो क्यों बन रही थी? क्योंकि जब चार्ज किसी रेजिस्टेंस को पार करने में वर्क कर रहे थे, तो इसलिए उस वर्क का फार्मूला निकाल लेंगे तो हमारा हीट एनर्जी का फार्मूला निकल आएगा। इसलिए वर्क का फार्मूला यहाँ पर बना क्यू वी। और हम ये भी जानते हैं कि क्यू होता है आई टी के बराबर, क्योंकि आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। करंट की डेफिनेशन हम जानते हैं कि द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग इन यूनिट टाइम, दैट इट मीन्स आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम देखते हैं कि क्यू इक्वल टू आई टी आता है। और ओम्स लॉ से हमने ये भी सीखा है कि वोल्टेज और करंट का जो रेशो होता है वो किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर होता है। इसलिए R इक्वल टू वी अपॉन आई, या हम कह सकते हैं V इक्वल टू आई आर। तो जो हमारा वर्क का फार्मूला था Q गुणा Q इंटू वी, Q प्रोडक्ट V, तो Q को हम IT से कन्वर्ट कर सकते हैं और V को IR से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम इन दोनों की वैल्यूज़ को रखते हैं यहाँ पर तो हमारे वर्क का फार्मूला आई दो बार आता है, एक बार Q में आता है, एक बार V में आता है। और T Q में आया और R में, यहाँ पर V में R आया, इस कारण से तो I टू टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो तब I स्क्वायर हो जाएगा। R ओम्स लॉ से आया और Q इक्वल टू IT से I आया, तो इसलिए वर्क का जो फार्मूला बना वो I स्क्वायर RT बना। तो वर्क का फार्मूला हमारा I स्क्वायर RT है। और हमने सीखा कि जब चार्ज किसी रुकावट को पार कर रहे हैं किसी कंडक्टर के अंदर, तो जो वर्क किया जाता है वही हमारी हीट एनर्जी के रूप में हमें दिखाई देता है। इसलिए H का फार्मूला I स्क्वायर RT बन जाता है। तो ये मैंने आपके सामने ये फार्मूला किस तरह से आया, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो इस तरह से हम पाते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट्स क्या होंगी? एनर्जी कभी भी डिफाइंड हो तो हम जानते हैं एनर्जी और वर्क की एक यूनिट होती है, वो है जूल। तो अगर एनर्जी की यूनिट जूल है तो यहाँ पर फिर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी यूनिट भी जूल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जूल का प्रचलन नहीं है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है उसको जनरली जूल्स में हम नहीं रिप्रेजेंट करते, उसको किसी और रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इस स्लाइड में आपसे हम और किस रूप में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट्स को दिखा सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर मैं ये बातें रख रहा हूँ। तो देखिए आप 1 जूल को अगर देखें क्या है, या फिर बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी इज यूनिट इज वाट आवर। अगर हम जैसे अगर वाट और सेकंड की मल्टीप्लाई को जूल बोलते हैं, क्योंकि एक अभी इसकी बात मैंने नहीं करी थी, क्योंकि पावर शक्ति जो होती है वो होती है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क को जूल अपॉन सेकंड, तो जूल अपॉन सेकंड को वाट बोलते हैं। तो जूल को अगर हम एक रूप और देखें तो वो बनता है जैसे पावर वाट इक्वल टू जूल अपॉन सेकंड। तो इसलिए जूल इक्वल टू वाट इंटू सेकंड। तो इसलिए अगर हम जूल सिंपल एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट जूल है, लेकिन उसका अगर दूसरा रूप देखें तो वो वाट सेकंड है।
तो ये जूल या वाट सेकंड एक ही बात हुई, जिसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर को जोड़ते हुए बनाया है। अब वाट सेकंड तो बहुत छोटी यूनिट्स है, अगर हम इसको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करें, द बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी इज वाट आवर। मीन्स हमने क्या करा है, वाट को तो हमने वाट रहने दिया, लेकिन हमने सेकंड को आवर्स में बोला। जब हम सेकंड को आवर्स में बोलेंगे तो हम जानते हैं कि 1 आवर्स इक्वल टू 60 इंटू 60 मीन्स 3600 सेकंड होता है। तो इसलिए वाट आवर भी जूल के बराबर बन सकता है यदि हम यहाँ पर आवर को जूल्स में सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो जब हमने आवर को सेकंड में कन्वर्ट करा तो तब ये आया 3600 वाट सेकंड। 3600 वाट सेकंड मीन्स 3600 जूल। तो इस तरह से, और यदि हम इसे अर्ग में कन्वर्ट करें सीजीएस यूनिट में तो इंटू 10⁻7 की मल्टीप्लाई और हो जाती है। तो इन प्रैक्टिस द स्टिल बिगर यूनिट किलो वाट आवर इज यूज्ड। लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट वो वाट सेकंड से बड़ी यूनिट भी यूज़ की जाती है, तो वो होती है किलो वाट आवर। दैट इज़ किलो वाट आवर। तो किलो वाट, हमने वाट को भी बड़ा कर लिया, उसको हमने किलो वाट बोल दिया। सेकंड को भी हमने बड़ा कर लिया, उसको आवर बोल दिया। तो किलो वाट को अगर हम वाट में कन्वर्ट करें तो 1000 वाट। आवर को हम यदि सेकंड में कन्वर्ट करें तो तब यह आता है 3600 सेकंड। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल मिलाकर ये आता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो दिस यूनिट इज़ यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पज़। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट जो प्रयोग की जाती है, जो हम नापते हैं उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वो हम किलोवाट आवर में नापते हैं, जिसको हम 1 यूनिट भी बोलते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रिक मीटर्स होते हैं वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूजेस है उसको किलोवाट आवर में ही शो करते हैं, मीन्स यूनिट में शो करते हैं। तो ये बात मैंने अभी आपके सामने करी, जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर कैसे करते हैं। अब हाउस होल्ड हीटिंग इफ़ेक्ट्स। तो हम जो घरों में जो यूज़ करते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट के ऊपर, वो क्या क्या या किस तरह से करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, सच एज रूम हीटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, गीज़र। इन सभी में क्या हो रहा है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो उसके अंदर कुछ ऐसा कंडक्टर लगा होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैक्सिमम मात्रा में, मैक्सिमम रूप में वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। और जब वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो वो हम अपने फ़ायदे के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे रूम हीटर में हम हीट ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल टोस्टर में हम अपने जो खाने के सामान को गर्म कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन आप जानते ही हैं कि उससे हम अपना कपड़ों में प्रेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक गीज़र इन सभी में, जैसे गीज़र में हम अपने हीटिंग किसी कंडक्टर में जब हीट एनर्जी डेवलप होती तो उससे अपना पानी को गर्म कर लेते हैं। तो दीज जो अप्लायंसेज हैं सभी में हीट एनर्जी डेवलप हुई और उसका फिर हमने अपने फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपने प्रयोग कर रहे हैं लगातार। और इस सब का यूज़ जो है लगातार हम सभी अपने जीवन में कर रहे हैं। द हीट एनर्जी एलिमेंट यूज्ड इन दीज अप्लायंस शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रजिस्टिविटी। ये दो बात ध्यान रखने की है। जो अप्लायंस के अंदर जो भी कुछ लगा है जिससे हीट एनर्जी डेवलप हो रही है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट होने पर वो हीट एनर्जी जब डेवलप होगी तो वो गर्म होकर मेल्ट होकर पिघल सकता है और टूट सकता है। तो उसे गर्म भी होना है, तो जब उस गर्म होगा तभी तो हम उसका यूज़ करेंगे, तभी तो हम उसका अपने लिए किसी काम में यूज़ कर सकते हैं जब एलिमेंट गर्म होगा। अब एलिमेंट गर्म हो और टूटे ना तो ये तभी संभव है जब उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। और एलिमेंट गर्म हो तो इसके लिए ये तभी संभव है जब उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। तो जितने भी अप्लायंसेज हैं जो मैंने अभी ऊपर बात करी उन सभी में एक चीज़ जो कॉमन है कि उनका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। जब भी वो हीट हो पाएंगे, और हीट हो पाएंगे तो तब उससे फिर हम हीट एनर्जी बनेगी और उसका हम यूज़ कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जब वो गर्म हो तो वो पिघल कर टूटे भी ना, ये भी हम चाहेंगे। तो इसके लिए हम उनका मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा कर रखते हैं। लेकिन इससे भी कुछ और चीज़ और भी जो यूज़ होती हैं,
ये डायग्राम के थ्रू इन सब बातों को आप देख सकते हैं। इन डायग्राम में डिफरेंट जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं वो दिखाए गए हैं। तो इस डायग्राम में जितने भी अप्लायंस हैं, इसमें एक अप्लायंस, दो अप्लायंस आप देख रहे होंगे, एक कटआउट है। तो ये इसका यहाँ पर यूज़ अलग है, फ्यूज़ वायर और कटआउट है। बाकी जो 4 अप्लायंस हैं हमारे, प्रेस, बल्ब, गीज़र और रूम हीटर, इनसे यहाँ पर हीट एनर्जी का हम जो यूज़ कर रहे हैं वो अलग रूप में कर रहे हैं। लेकिन जो फ्यूज़ और जो कटआउट वायर है, यहाँ पर हीट एनर्जी का जो यूज़ कर रहे हैं वो हम अलग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। ये आपको जानना ज़रूरी है। हम हीट एनर्जी बन रही है इलेक्ट्रिक करंट देने से, लेकिन उसका यूज़ हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। कैसे? देखिए, जैसे बल्ब है, बल्ब के बारे में थोड़ी बात करते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ जूल हीटिंग इफेक्ट। सबसे पहले जो हमने यूज़ किया था अपने मनुष्य ने हीटिंग इफेक्ट का, वो बल्ब में किया था। इट कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट ऑफ फाइन मेटेलिक वायर enclosed in a glass bulb filled with a chemically inactive gases like nitrogen, argon. The filament material should have high resistivity and high melting point. इसका मीनिंग है कि हम एक गिलास के अंदर एक अक्रिय गैस जो होती है हमारी, उनको भर लेते हैं और उसके अंदर एक कंडक्टर रखते हैं, एक कंडक्टर रखते हैं और उस कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं। वो एक स्पेशल वायर का बना होता है। ये कंडक्टर जो होता है ये मेटेलिक वायर होता है, और इस फिलामेंट में जब करंट जाती है तो वो गर्म होता है। लेकिन इसको हम इस तरह से मैन्युफैक्चर किया गया है कि ये हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है कि ज़्यादा अधिक से अधिक करंट भेजने पर भी ये पिघल कर टूटता नहीं है। और जब ये टूटेगा नहीं तो ये लगातार गर्म होगा, और वो जब गर्म होगा तो बाहर कोई ऑक्सीजन जैसी कोई गैस है नहीं। जब ऑक्सीजन गैस कोई गैस नहीं है तो वो ऐश में, मतलब राख में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि जब अगर कोई चीज़ गर्म होती है और बाहर से ऑक्सीजन मिल जाए तब उसकी रिएक्शन होकर वो ऐश बन जाती है। लेकिन अंदर कोई ऐसी कोई गैस होती नहीं है, वो गर्म होता है और गर्म होके वो गर्म स्थिति में ही रहता है। जब गर्म ही बना रहेगा तो उसकी जो एनर्जी, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें अंदर आ रही है उस कंडक्टर के अंदर, सेम टाइम में उतनी ही एनर्जी वो लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी के रूप में बाहर को लिबरेट करता रहता है, निकालता रहता है। और इस तरह से ये बल्ब जो होता है कंटिन्यूसली, बिना ऐश बने, इसकी फिलामेंट बिना इस ऐश बने, बिना टूटे, लगातार चलती रहती है। क्योंकि इसका मेल्टिंग हमने बताया था, चूँकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हमने पहले से ही ज़्यादा लिया हुआ है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। When electric current is passed through the filament, it gets heated to a high temperature and emits light. मीन्स इसका मीनिंग ये जो मैंने अभी आपके सामने बात रखी थी कि जब इसमें करंट जाती है, ये हीट होता है, हीटिंग इफेक्ट के कारण लगातार गर्म होता है और गर्म होकर एक कांस्टेंट वैल्यू पर रुक जाता है। बाहर ऑक्सीजन गैस नहीं होती है, और जिस कारण से ये उसी पोजीशन में बना रहता है और अपनी हीट एनर्जी को लगातार बाहर निकालता है। तो जितनी पर सेकंड जितनी इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती रहती है, और उसके बदले में जितनी हीट एनर्जी बाहर बनती है, उसको ये लिबरेट करके बाहर निकालता है। ये हीट एनर्जी हम जानते ही हैं कि हम लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी के रूप में इसे कंटिन्यूसली लेते रहते हैं, और इस तरह हम अपने जीवन में बल्ब का यूज़ करते हैं। अब एक तो हमने यूज़ ये देखा अप्लायंस में हीट एनर्जी का कि हम करंट दे रहे हैं, करंट देकर उससे गर्म हो रहा है, उस गर्म होने से उससे जो लाइट और जो हीट निकल रही है उसका हम यूज़ कर रहे हैं। अब दूसरा यूज़ देखिए, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़। जैसे अभी हमने बात करी थी, फ्यूज़ वायर लगा होता है, कटआउट वायर लगे होते हैं आप हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, या उससे पहले लगे होते हैं। इन सब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी यूज़ है, लेकिन हम किसी और रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इट इज़ द पहला देखिए, इट इज़ ए सेफ्टी डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट्स। जब अचानक किसी सर्किट में तेज़ करंट आती है तो उससे बचने के लिए हम ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है। ए फ्यूज वायर मस्ट हैव हाई रजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ये फ्यूज वायर की दो दो मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो पीछे वाले हमारे जो बल्ब के अंदर जो हमारा कंडक्टर था, जो फिलामेंट था, उससे अलग है। वहाँ पर याद होगा आपको, भी मैंने बात करी थी कि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और रजिस्टिविटी हाई होती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा वायर है उसका रजिस्टिविटी हाई तो है, लेकिन साथ में मेल्टिंग पॉइंट लो है। मीन्स
फ्यूज वायर जो हम बनाते हैं उनका रेजिस्टेंस तो हाई रहता है, ज़्यादा रहता है, रुकावट ज़्यादा होती है उसके अंदर, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इट इज़ यूजुअली मेड फ्रॉम एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। ये जनरली टिन और या लेड के मिक्सर से बनाते हैं, इसलिए एक प्रकार का एलॉय होता है। इट इज़ पुट इन सीरीज with the live wire of the circuit. When the current exceeds the safety limit, the fuse wire melts and breaks the circuit. The electric installation are thus saved from getting damaged. इसका मीनिंग समझिए। जैसे जो फ्यूज वायर होता है हमेशा जो लाइव वायर है जिसमें करंट मैक्सिमम अमाउंट में फ्लो करती है, वहाँ पर हम इसे लगाते हैं। वहाँ पर हमने इसे लगा दिया और ये आगे हमारे अप्लायंस में जा रहा है या हमारे घर के अंदर करंट भेज रहा है। और किसी कारण से यदि कहीं पर शॉर्ट सर्किट होता है अप्लायंस के अंदर या घर के अंदर, तो शॉर्ट सर्किट का मीनिंग होता है कि करंट बहुत बड़ी मात्रा में राइज करती है, एकदम तेज होती है। जब करंट की वैल्यू अचानक शॉर्ट सर्किट होने से बढ़ती है, तो अभी हमने पीछे सीखा था, जैसे हमने अब सीखा था पीछे कि H इक्वल टू होता है I²RT। तो जब I की वैल्यू बढ़ेगी तो H भी बढ़ता है। जैसे अगर करंट की वैल्यू 2 से 4 होती है, 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो जाती है, तो 4 एम्पियर का मीनिंग होता है 16 टाइम्स हो जाना। तो पहले वो 4 था, यहाँ पर I² की वैल्यू 4 थी, बाद में 16 हो गई, तो 4 गुना हो गई। तो जब करंट किसी कारण से किसी सर्किट में या शॉर्ट सर्किट होने के कारण जब अचानक वैल्यू बढ़ती है, डबल होती है, 4 गुना होती है, ट्रिपल होती है, तो ऐसा होने से हीटिंग इफेक्ट और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और ज़्यादा हीट डेवलप होती है। जब ज़्यादा हीट डेवलप होती है तो तब वो चीज़ रेड होने लगेगी। हम जानते हैं जब भी ज़्यादा हीट डेवलप होती है तो उसके अंदर पहले टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एक ऐसी कंडीशन आती है कि वो जो भी मटेरियल है या जो भी जिस फॉर्म में है वो रेड हॉट हो जाता है। और रेड हॉट होने के बाद कोई और की अगर हम और हीट एनर्जी बढ़े तो फिर एक स्टेज आती है टूट कर गिरने की, मेल्ट होकर टूट कर गिरना। तो हमारा जो फ्यूज वायर है वो इसी तरह का होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होता, जबकि हमारे बल्ब में जो वायर था उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो वो टूट कर नहीं गिरता है। लेकिन ये करंट बढ़ने से, हीट एनर्जी बढ़ने से ये टूट कर तुरंत गिर जाता है। तो जब ये टूट कर गिर गया तो आगे सर्किट के अंदर, अप्लायंस के अंदर, हमारे घर के अंदर करंट का फ्लो बंद हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो करंट जो फ्लो हो रही थी इसी वायर के द्वारा हो रही थी। तो हमने देखा कि फ्यूज वायर और बल्ब में हीटिंग इफेक्ट का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अलग अलग तरह से कर रहे हैं। एक में हम एक वायर में तो हम उसको टूटने से बचा रहे हैं, जबकि ये भी एक इस वायर में हम उसे हीट डेवलप होते तुरंत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब वो टूटेगा, मेल्ट होकर ब्रेक होगा, तभी हमारे आगे जो अप्लायंस हैं या जो घर है उसके अंदर जो अप्लायंस लगे हुए हैं उनके वो सब सेफ रह सकते हैं। तो मार्केट में जो हमारे फ्यूज वायर मिलते हैं जनरली उन पर लिखा होता है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर। द फ्यूजेस यूज्ड इन डोमेस्टिक पर्पस आर रेटेड एज 1 एम्पियर, 2 एम्पियर। जब भी आप मार्केट में फ्यूज वायर लाते हो तो आपको यहाँ बोलना पड़ेगा कि वो दुकानदार आपसे पूछेगा कि आपको कितने एम्पियर का फ्यूज वायर चाहिए। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आपके अंदर जो आपके घर में जो करंट जा रही है वो कितने एम्पियर मैक्सिमम करंट भेजना चाहते हैं आप, ये आपको अपने पता होगी। क्योंकि जब हम मीटर लगाते हैं तो हम 1 किलोवाट आवर, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट के हिसाब से लगाते हैं, उसी हिसाब से हमारी फिर करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है और इस हिसाब से हमारे फ्यूज वायर भी बदलने पड़ते हैं हमें। फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम्स 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर वैन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। ये एक एग्जाम्पल देने की कोशिश बता रहे हैं, हम यहाँ पर कह रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक आप प्रेस यूज़ कर रहे हैं घर में और उसके ऊपर लिखा हुआ है 1 किलोवाट। इट मीन्स वो 1000 वाट यूज़ कर रही है। जब उसको आप 220 वोल्ट, क्योंकि घरों में जो वोल्टेज आती है हमारी 220 वोल्ट आती है, तो जब घरों में जो 220 वोल्ट पर जब हम किसी प्रेस जो 1 किलोवाट की है जब हम इसको यूज़ करते हैं, तो तब उसमें जो करंट फ्लो हो सकती है मैक्सिमम 4.5 एम्पियर, 4.54 एम्पियर विल फ्लो इन द सर्किट।
पीछे वाले फार्मूले से अगर हम निकालें तो करंट का मान आता है 4.54 एम्पियर। इट मीन्स ये अब हम घर में यूज़ कर रहे हैं प्रेस को और बाहर से करंट आ रही है, तो हमें फ्यूज वायर जो लगाना पड़ेगा 4 एम्पियर, साढ़े साढ़े 4 एम्पियर से ज़्यादा का, अर्थात 5 एम्पियर का फ्यूज वायर हमें लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम अपने घर में कितना बड़ा फ्यूज वायर चाहिए उसको हम निकाल सकते हैं। एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखिए, जो हमने पीछे जितनी भी बात करी है उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे सब न्यूमेरिकल जितने भी हैं सब हम जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ सब हमारे डे टू डे लाइफ वाले ही हैं। जैसे एन इलेक्ट्रिक हीटर कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी एट द रेट ऑफ 500 वाट एट ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स इलेक्ट्रिक सर्किट इज 250 वोल्ट। इट मीन्स एक इलेक्ट्रिक हीटर जिस पर 500 वाट लिखा हुआ है वो 500 वाट कंज्यूम करता है जब उसमें 250 वोल्ट लगाई जाती है उसके दोनों सिरों पर। तो तब आपको करंट निकालनी है, कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर तो मीन्स हमें जो पावर है वो 500 वाट बताया था मैंने अभी यहाँ पर, तो हम पावर की वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर 500 वाट। जो वोल्टेज है वो है 250 वोल्ट। तो हम तो हमें करंट और रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम जानते हैं कि पावर का फार्मूला होता है वी आई। तो इससे अगर निकालें तो पावर की जगह 500 वाट, वी वोल्टेज की जगह 250 वोल्ट, तो हम आई का मान निकाल सकते हैं। तो आई की वैल्यू आती है 2 एम्पियर। अब रेजिस्टेंस निकालना हो तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको सिंपल सा ओम्स का नियम जानते ही हैं हम कि आर बराबर वी अपॉन आई। तो वोल्टेज 250 वोल्ट दी हुई थी पहले से ही, आई अभी हमने 2 एम्पियर निकाला, तो 250 अपॉन 2 एम्पियर डिवाइड कर दीजिए तो 125। इट मीन्स जो हीटर है उसकी जो रजिस्टेंस है वो 125 ओम का है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर 500 वाट हीटर पर लिखा हुआ है और उसे 250 वोल्ट पर हम यूज़ कर रहे हैं, उस कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस 125 ओम आता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसके ऊपर लिखा है इलेक्ट्रिक बल्ब जब भी मार्केट से लेने जाते हैं तो उस पर दो चीज़ें लिखी होती हैं, वाट और वोल्ट। तो 60 वाट लिखा हुआ है और 220 वोल्ट लिखा है। इट मीन्स यदि हम इस बल्ब को 220 वोल्टेज पे यूज़ करते हैं तब वो 60 वाट कंज्यूम करता है। उसके सीरीज़ में हमने यदि दूसरा हमने एक बल्ब लगा दिया, उस पर लिखा है 220 वोल्ट 40 वाट। अब यदि हम इन दो बल्ब थे और इन दोनों को सीरीज में जोड़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा बल्ब ज़्यादा जलेगा, तेज जलेगा, विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। अब बल्ब ज़्यादा जलेगा या कम जलेगा, इसके लिए हमें उसका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस जैसे फार्मूला होता है, जो पी का जो फार्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो इसलिए आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वी आपको दिया हुआ है पहले बल्ब की 220 वाट दी है 60 वाट, तो 220 इंटू 220 अपॉन 60। अगर वी स्क्वायर है ना तो इसलिए 220 दो बार करेंगे और 60 वाट नीचे लिखेंगे, तो हमारे पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकल आएगा। इसी प्रकार दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना हो तो 220 इंटू 220 अपॉन 40 40 वाट करेंगे, तो हमारे दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस निकल आएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस द अगर अब वोल्टेज अक्रॉस द फर्स्ट बल्ब इज लो कंपेयर ऑफ द सेकंड बल्ब सिंस, हाँ, इन सीरीज हमने इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया और सीरीज में जोड़ने के बाद पहले बल्ब का रेजिस्टेंस और दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पर बल्ब जो होगा ग्लो होगा। अब करंट सीरीज में इक्वल मात्रा में फ्लो करती है, करंट पहले रेजिस्टेंस में भी और दूसरे में भी सेम जाएगी, लेकिन जब करंट सेम जाएगी और रेजिस्टेंस अलग अलग हैं तो इसलिए वोल्टेज के मान भी अलग अलग होंगे। तो वोल्टेज अक्रॉस द लो रेजिस्टेंस इज लो एंड हाई रेजिस्टेंस इज लो हाई। इट मीन्स अगर जिसका रेजिस्टेंस कम है तो वहाँ वोल्टेज कम होगी, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो इसलिए जो रेजिस्टेंस जो है वो 40 वाट वाले का ज़्यादा है तो इसलिए वो ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, और कम वाले का कम है तो वहाँ वो कम ब्राइट होगा। और आगे देखिए, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिसे आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे इफ़ 5 वोल्ट टोस्टर हैज़
ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm, वुड इट बिलो 3 एम्पियर फ्यूज? तो ये क्वेश्चन थोड़ा आप प्रैक्टिस के लिए करके देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इफ ए 10 वोल्ट अप्लायंस इज एबल टू रन व्हेन कनेक्टेड इन ए सर्किट इज प्रोटेक्टेड विद ए फ्यूज ऑफ 20 एम्पियर, क्या हम 20 एम्पियर से उसको सेव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पर रखे हैं यहाँ प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है कि हीटिंग इफेक्ट का अभी तक हमने जो पीछे देखा, सभी में हम कहीं ना कहीं कुछ उपयोग यूज़ कर रहे थे अपने जीवन में, अपना फ़ायदा ले रहे थे। क्या इसके कारण कुछ नुकसान भी होता है? तो इससे हम इस टॉपिक को हम कहेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स जब इलेक्ट्रिक करंट अप्लायंस या वायर्स या कंडक्टर्स में फ्लो करती है तो क्या ये नुकसान भी करती है? कुछ फ़ायदा तो हमारा कर ही रही थी, जैसे हमारा पानी गर्म कर रही थी, हमारे कपड़ों को प्रेस कर रही थी, हीट एनर्जी, या बल्ब से हमें लाइट एनर्जी मिल रही थी। तो ये सब यूजेस थे जो हम करंट जब फ्लो करती थी और हीट एनर्जी डेवलप होती तो उसका हम यूज़ कर रहे थे। लेकिन इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? जैसे व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, ए पार्ट ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, दिस इज द वेस्ट ऑफ एनर्जी। जब करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करती है तो हम वायर्स के द्वारा इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। जिन वायर्स का हम यूज़ करते हैं उनका रेजिस्टेंस लो होता है, लेकिन रेजिस्टेंस होता तो है। रेजिस्टेंस कहीं भी हो तो वहाँ पर हीट एनर्जी ज़रूर डेवलप होगी। वो हीट एनर्जी, जैसे हम घरों में पावर हाउस से जब हमारे घरों तक लाइट पहुँचती है तो वायर्स के थ्रू ही आती है। वायर्स का रेजिस्टेंस लो होता है, लेकिन होता है, इस कारण से रेजिस्टेंस होने से हीट एनर्जी डेवलप होगी और उस हीट एनर्जी वो सब वेस्ट जा रही है, उसका हम कहीं यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और वही हीट एनर्जी जब हमारे बल्ब में डेवलप हो रही है तो हम उसका यूज़ कर रहे हैं। तो कहने का मीन्स ये है कि जब कंडक्टर्स या वायर्स में करंट फ्लो होती है तो उनके रेजिस्टेंस से करंट जो हीट डेवलप होती है वो सब वेस्ट जाती है, तो उसका यूज़ नहीं हो सकता, यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, एक तरीका है कि हम अपने रेजिस्टेंस को बिल्कुल इस तरह करें, लो कर लें, मिनिमम कर लें, ताकि ये हीट एनर्जी भी मिनिमम हो जाए। तो इसके लिए रिसर्च जारी है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसके लिए सुपर कंडक्टर्स की बात हो रही है, तो वो इस चीज़ को मिनिमम कर देंगी फिर। दूसरा है, द हीट प्रोड्यूस्ड कैन डैमेज द इंसुलेशन एंड अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ओवर इवन कोज ए फायर। आप जानते ही हैं कि कई बार कुछ घटनाएं घटती हैं कि किसी कंपनी में, किसी जगह, किसी दुकान में आग लग गई और उनका जब पता करते हैं कि क्यों क्यों लगी, तो वहाँ पर स्पार्क हुआ था या तार मिल गए थे आपस में। क्यों तार क्यों मिलते हैं? जब तार की जो इंसुलेशन है, जो ऊपर जो उनकी रबड़ लगी होती है, जब वो डैमेज हो जाएगी तो तार आपस में मिल जाएंगे। जब जब तार मिल जाएंगे आपस में, लाइव और जो आपका न्यूट्रल वायर जब आपस में मिलेंगे तो तेज करंट बहेगी और तेज करंट बहने में स्पार्क होता है और स्पार्क होने से आसपास कहीं ना कहीं फिर उस स्पार्क्स की से आग लग सकती है। तो इसलिए जब हम चाहे हम वायर कितना ही अच्छा बनाएं उसको बाहर से रबड़ से, फिर भी कुछ समय बाद हर रबड़ की एक अपनी लाइफ होती है। जब हर रबड़ की लाइफ होती है तो जब धीरे धीरे उसमें करंट जाती रहती है और करंट जाने से उसकी रबड़ जो होती है, हीट एनर्जी डेवलप होती है और हीट एनर्जी डेवलप होने से उसकी जो इंसुलेशन है, उसकी जो रबड़ है, उसकी लाइफ धीरे धीरे कम होने लगती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो इंसुलेशन ख़राब हो जाती है और फिर कहीं ना कहीं फिर एक तार आप न्यूट्रल और वायर, लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में मिलने से फिर कहीं ना कहीं एक स्पार्क होता है और फिर उससे कुछ ना कुछ बड़ी घटना होने के चांस रहते हैं। तो ये भी एक हीट एनर्जी का एक बुरा इफेक्ट है जो जिस पर कंट्रोल होना ज़रूरी है। रिसर्च इस विषय में भी जारी है। हम डिफरेंट तरह के नॉन नॉट मेटेलिक जो होते हैं हमारे सिरेमिक, वो चीज़ें यूज़ करने लगे हैं आजकल, जिनकी लाइफ ज़्यादा होती है इंसुलेशन से। रिड्यूस द लाइफ ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो आप जानते ही हैं कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उनसे जो करंट का लगने का इफेक्ट होता है उससे बचाने के लिए हम उसके ऊपर कोटिंग करते हैं। ये कोटिंग हमारी जो कोटिंग में उसके ऊपर एक परत चढ़ाते हैं, ये कई बार रबड़ की होती है, डिफरेंट अदर मटेरियल्स की होती है, नॉन कंडक्टर्स की होती है। तो इससे क्या होता है, वो उसकी लाइफ को ही कम करती है।
तो रिड्यूस द लाइफ ऑफ सेवरल कंपोनेंट इन द सर्किट, क्योंकि कोई भी आप जब सर्किट के अंदर कोई भी आप कैपेसिटर या कोई रजिस्टर बनाओगे तो उसके ऊपर एक कोटिंग करोगे, और कोटिंग होने से वो कोटिंग जो है ख़राब हो सकती है, इसलिए इसकी लाइफ कम हो जाती है। चौथा है एन एडिशनल कूलिंग सिस्टम इज नीड टू बी एडिड टू द सर्किट टू काउंटर द हीटिंग इफेक्ट, दिस एडिड टू द कॉस्ट। कई बार जो ये हीट एनर्जी डेवलप होती है जब करंट जाती है रेजिस्टेंस के होने के कारण, तो तार चीज़ें गर्म होने लगती हैं। उन चीज़ों को गर्म ना हो उससे बचाए रखने के लिए हम कई बार कूलेंट यूज़ करते हैं, मतलब ठंडा रखने के लिए हम डिफरेंट कुछ अल्टरनेटिव खोजते हैं। जब हम मीन्स करंट जाने से हीट एनर्जी डेवलप हो रही है, और हीट एनर्जी को मिनिमम करने के लिए हम बाहर से, जैसे हम सपोज करो कूलर लगा रहे हैं या एसी लगा रहे हैं, तो इट मीन्स हम बदले में एक अपनी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक हीट एनर्जी का एक डिसएडवांटेजेस है हमारी लाइफ में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें फ़ायदा देने के साथ साथ में नुकसान भी दे रही है। तो आज हमने बात करी आपके सामने हीटिंग इफेक्ट की। ठीक है, ओके।